नमस्ते दोस्तों, मैं रितिका जुवेकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम मोहन राकेश द्वारा लिखित आधे अधूरे यह नाटक देखने वाले हैं। वैसे तो यह नाटक नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है और यह देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण नाटक है नेट के सिलेबस के लिए। तो हम सबसे पहले संक्षिप्त में आपको नाटककार का परिचय दे देते हैं। जो मोहन राकेश जी हैं, उनका जन्म 8 जनवरी 1925 में जड़ीवाली गली अमृतसर में हुआ था और उनका निधन 3 दिसंबर 1972 में नई दिल्ली में। उनका शिक्षण संस्कृत में शास्त्री, अंग्रेज़ी में बीए, संस्कृत और हिंदी में एमए किया है। उनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं, जैसे कि उनके उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल। उनके नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों की राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की ज़मीन। उनकी एकांकिका है अंडे के छिलके, रात बीतने तक। और कहानी संग्रह में है पहचान, वारिस, एक घटना। तो इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं पात्रों के परिचय में। यहाँ मैं संक्षिप्त में दूंगी क्योंकि अगली बार मैं इस पर एक विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगी, तो हम संक्षिप्त में ही जान लेते हैं। तो इस आधे अधूरे नाटक के जो पात्र है, पहली पात्र है वह नायिका है जो कि स्त्री पात्र है, उसका नाम है सावित्री, जो कि इस नाटक में केंद्रीय पात्र है। इसमें 4 पुरुष हैं, पहला पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष और चौथा पुरुष। पहला पुरुष है महेंद्रनाथ, जो कि सावित्री का पति है। उसका वेशांतर पतलून कमीज़। यह जीवन में कुछ भी नहीं करता था, वह बेरोजगार था। वह पूरी तरह से अपनी पत्नी सावित्री पर आश्रित था और आत्मविश्वास खोया हुआ इंसान था। दूसरा जो पुरुष पात्र है वह है सिंघानिया। यह सावित्री का बॉस था और उसका पूर्व प्रेमी था। उसका वेशांतर पतलून और बंद गले का कोट। वह एक कंपनी का मालिक था। उसकी तनख्वाह 5,000 थी। उसके अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से मिलना जुलना हुआ करता था। तीसरा पात्र है जगमोहन। यह भी सावित्री का प्रेमी था। उसका वेशांतर पतलून टी शर्ट। वह टिप टॉप रहने को उसको आदत थी और खर्च की दरिया दिली थी। चौथा पुरुष जो था वह जुनेजा था। उसका वेशांतर पतलून के साथ पुराने कोट। यह महेंद्रनाथ का मित्र था। इसके अलावा जो सावित्री और महेंद्रनाथ का परिवार था, उनमें उनकी 3 संतानें थी। एक उनका बड़ा बेटा था जिसका नाम अशोक है, वो 21 साल का। वह कहने को शिक्षित था, लेकिन शिक्षित बेरोजगार था। कोई नौकरी नहीं थी उसके पास, दाढ़ी बढ़ाई हुई, बेरोज़गार था। तो वह जो मैगज़ीन थी हॉलीवुड हीरोइन की, वह तस्वीरों को काटता था। यही काम वो फ़िलहाल करता, घर पे बैठ के ही काम करता था। वो उसको इकट्ठा करने की, ऐसी तस्वीरें काट कर उनको इकट्ठा करने का एक शौक़ था। तो यह थे मुख्य पात्र जो हमें दिखते हैं कहानी के इर्द गिर्द। और जो सहायक पात्र है उसमें है मिसेस माथुर, सुषमा, जो कि उनकी पड़ोसन थी, मिसेस बैनर्जी, शिवजीत और मनोज। यह मनोज सावित्री का पूर्व प्रेमी है और बाद में बिन्नी से शादी करके सावित्री का जमाई बन जाता है। यह इसमें ट्विस्ट है। तो चलिए हम बढ़ते हैं नाटक के कथ्य की ओर, यानी कथानक की ओर। आधे अधूरे नाटक राकेश मोहन द्वारा रचित है। यह नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ था।
राकेश मोहन के इस आधे अधूरे नाटक के शुरुआत में एक काला सूट वाला आदमी सिगार पी रहा है और अपने विषय में कुछ बताने की असमर्थता व्यक्त करता है। वह दर्शकों और पाठकों को पूछता है कि आप लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं, क्या आशा रखते हैं। नाटक के अपनी भूमिका के विषय में बताते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता कि मैं वास्तव में कौन हूँ। वह अपनी पहचान बताते हुए कहता है कि सड़क के एक फुटपाथ पर चलते समय अगर अचानक आप किसी आदमी से टकरा जाते हैं, वह मैं हूँ, वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूमकर मुझे देख लेते हो, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों से मैं गुज़रता हूँ। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हो जो मैं आपके लिए होता हूँ। रंगमंच पर धीरे धीरे अंधेरा छा जाता है, जिसके साथ ही काले सूट वाला आदमी की आकृति धीरे धीरे धुंधलाकर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे के अलग अलग कोने एक एक करके आलोकित होते हैं। कमरा खाली है। तिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है, जिसमें आधी कापियाँ और किताबें बाहर बिखरी है। सोफे पर एक दो पुराने मैगज़ीन, एक कैंची और कुछ काटी हुई तस्वीरें रखी हैं। एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पजामा झूल रहा है। सावित्री थकी हुई हाथ में सामान लिए बाहर से आती है। सब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़े देखकर वह गुस्सा हो जाती है। जब उनकी नज़र एक कुर्सी की पीठ पर झूलते पजामे पे पड़ती है तो वह गुस्से से कबड़ खोलकर पजामा को जैसे कैद कर देती है। बोलते बोलते सावित्री महेंद्र से कहती है कि आज उनके घर पर सिंघानिया आने वाला है। यह सुनकर वह परेशान सा हो जाता है, मानो उसको सिंघानिया का इस तरह बार बार घर आना पसंद ना हो और उसके आने के कारण लोग भी कई तरह की बातें करते हैं। जबकि सिंघानिया घर आता था तब महेंद्र घर पर नहीं रहता था। जब सिंघानिया की बात आई तब महेंद्र ने सावित्री को ताने मारना शुरू किया कि सिंघानिया से पहले जगमोहन, उसके बाद मनोज भी आया करता था। पति के इस ताने को सुनकर वह आग बबूला हो जाती है और दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा शुरू होता है। पति का मानना यह होता है कि सावित्री का चक्कर है, इसीलिए उसने मिलने बार बार कोई ना कोई पुरुष घर आता जाता रहता है। इसी अनबन में उसकी बड़ी लड़की यानी बिन्नी की आवाज़ आती है और वह दोनों एकदम चुप हो जाते हैं। वह जैसे आती है वैसे ही गुसलखाने में हाथ मुंह धोने के लिए चली जाती है। तब बाहर से छोटी लड़की किन्नी आती है और नए क्लिप्स और मोज़े की मांग करती है। तब उसको समझा बुझाकर सावित्री अंदर भेज देती है। बिन्नी अंदर जाने के बाद वह दोनों बिन्नी घर क्यों आई उसके बारे में बातें करते हैं। उसको आते देख दोनों एकदम से चुप हो जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सावित्री बिन्नी को उदास देखकर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में पूछती है तो वह जवाब में कहती है जो उसका पति उससे कहता है, हवा। उसका मतलब था कि उनके बीच की दूरी की वजह महेंद्रनाथ के घर से जुड़ी थी। हवा यानी बिन्नी के घर के वातावरण से संबंधित था। महेंद्रनाथ पुरानी बातों को फिर से खोदता है। उसे सावित्री बहुत क्रोधित हो जाती है और उसको सुनाने लगती है
इसी वजह से वह गुस्सा होकर घर छोड़कर जुनेजा के घर रहने चला जाता है, महेंद्र। ठीक है। तो दोपहर के वक्त सिंघानिया सावित्री के घर आता है अशोक की नौकरी की बात करने के लिए। अशोक उसका कार्टून बनाता है और उसके जाने के बाद वह कार्टून वाला चित्र बिन्नी को दिखाता है। जब वह चित्र सावित्री देखती है तब उसे बड़ा गुस्सा आता है कि वह उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और अशोक घर आए मेहमान की ऐसी खिल्ली उड़ाता था। उसी बीच सावित्री और उसके बेटे अशोक के बीच अनबन शुरू होती है। सावित्री गुस्सा होकर आखिरी निर्णय लेती है। इतने साल वह घर और घर के लोगों के लिए जीती थी, अब वह अपने लिए जीना चाहती है। इसीलिए वह जगमोहन के साथ रहने का फैसला करती है। उसको मिलने के लिए बुलाती है और उसे अपने दुख भरी दास्तां बताती है, लेकिन वह कहता है कि जब अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि हम उम्र के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहाँ से कुछ किया नहीं जा सकता। जब वह घर लौटती है तब जुनेजा उनको मिलता है, सावित्री को। सावित्री को वह पूछता है कि तुम क्या जगमोहन को मिलने गई थी? और उनके बीच हुई बातों का वह अंदाज़ा लगा लेता है, मानो उसने सुनी थी उनकी बातें। जुनेजा बिन्नी के सामने सावित्री के पुराने सब राज खोल देता है और वह कहता है कि तुम महेंद्रनाथ को छोड़ दो। वह एकदम से टूट जाती है, क्योंकि सावित्री ने यह कभी सोचा नहीं था उससे छोड़ने की बात वगैरह। तो महेंद्रनाथ को ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ थी। उसी हालत में वह अपने मित्र के घर से अपने घर लौटता है और दरवाजे को पकड़कर खड़ा हो जाता है। बेटे की बाह थामे महेंद्रनाथ की धुंधली आकृति अंदर आते दिखाई देती है और उनके आगे बढ़ने के साथ ही संगीत अधिक स्पष्ट और अंधेरा अधिक गहरा होता जाता है। अंत भी आधा अधूरा ही इस नाटक में दिखाई गया है। अगर हम इस आधे अधूरे नाटक के वर्तमान स्थिति में साधारणीकरण की बात करें तो मैं यह कहना चाहूँगी कि यह जो नाटक है वह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक में आज की समकालीन संवेदना का दृश्य हमें या चित्र हमें दिखाई देता है। इसमें आधुनिक भारतीय परिवार में बिखराव और भय की कहानी है। यह मौजूदा जीवन की विडंबनाओं के कुछ ठोस बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके जो पात्र है, घटनाएं, स्थिति, संवाद, यह विश्वसनीय है। कमाल के इन्होंने जो राकेश मोहन है, उन्होंने कमाल के संवाद लिखे हैं उसमें। और जो इस नाटक के जो पात्र या कुटुंब है या परिवार है, यह परिवार टूटने की कगार पर था। कारण सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि आंतरिक परिस्थितियों के समीकरण ही बड़े खतरनाक हो गए थे। इस नाटक में महेंद्रनाथ एक ऐसे पात्र हैं जो एक बेरोजगार थे, अपने पत्नी पर आश्रित थे। वह जो कि कुछ भी नया काम या जीवन में कोई भी नया निर्णय लेना चाहते थे तो सबसे पहले अपने दोस्त जुनेजा की सलाह लेते थे। जिस व्यापार में जुनेजा पैसे लगाते महेंद्रनाथ भी वहीं अपने पैसे लगाता और जब उसको तनख्वाह मिलती तो वह घर पर दावतें रखता और दोस्तों को बुलाकर मौज करता। उसने कमाए हुए खर्च करता, जो भी पैसे वो कमाता था वो जुआ, दारू और दावतें देकर ख़त्म करता। सावित्री को उसकी यह हरकतों से वह बड़ी परेशान सी हो गई थी, क्योंकि वह तो कुछ काम करता नहीं था और उसके पैसों पर वह निर्भर था, आश्रित था। तो सावित्री उससे हमेशा कहती थी कि आदमी होने के लिए क्या यह ज़रूरी नहीं कि उसकी अपनी एक शख्सियत हो,
वह खुद एक आदमी का आधा चौथाई भी नहीं लगता। महेंद्रनाथ जो था वह हमेशा हर चीज़ के लिए उसे किसी न किसी का सहारा ढूंढता था। जो सावित्री थी उसको अपना पति या फिर पुरुष एक ऐसा चाहिए था जो उसकी कल्पना में उन्होंने तैयार किया था। जैसे कि उसको एक आदमी की कामना थी वैसी, जैसे कि सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, मनोज, महेंद्रनाथ, इसमें से किसी में भी वह बात नहीं थी जो वह ढूंढ रही थी। उसे लग रहा था कि सभी आधे अधूरी है। सावित्री ने अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत यातना की है, करती है, पर वह उल्टे तिरस्कार और तकलीफ़ें ही पाती है। अपनी एक अलग ज़िंदगी जीने की इच्छा भी अधूरी ही रह जाती है उसकी। सावित्री और उसके पति महेंद्र को एक दूजे की आवश्यकता है, पर वह एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें जितने भी पात्र दिखाए गए हैं वह कहीं ना कहीं परेशान है। इस नाटक में यह भी दिखाया गया है कि परिवार समाज की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। सब बहुत आधे अधूरे हैं, लेकिन अपने महत्व आकांक्षा में इधर उधर भागते हुए आखिर में सभी अपने घर ही लौटते हैं। घर जो पूरे परिवार को जोड़ के रखता है। यहाँ पर हम यह देख सकते हैं कि सावित्री अलग अलग पुरुषों से आकर्षित होती है, लेकिन उनसे वह संतुष्ट नहीं होती है और वे सब भी उसको आधे अधूरे लगते हैं। तो यह था नाटक के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।